ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोट बोली गई है। द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन। जो आपका फ्यूचर है वो आपके आज के डेली रूटीन पर निर्भर करता है। अगर आज आपका डेली रूटीन ऐसा है कि जो आपको मंजिल के करीब लेकर जाए, तो अपने आप जो आपका फ्यूचर है वो सही ही होगा। हमें फ्यूचर देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास हाथ दिखाकर अपना फ्यूचर जानने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके का आपका डेली रूटीन है उससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो आपका फ्यूचर किस तरीके का रहने वाला है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, अगर आप सही पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अगर आप जो डेडिकेशन है वो नहीं दिखा रहे हो, तो कैसे यूपीएससी क्लियर होगा? आप फ्यूचर में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, है ना? तो इसलिए जो सीक्रेट है आपके फ्यूचर का वो छुपा हुआ है आज के आपके डेली रूटीन में। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज आपका डेली रूटीन क्या है वो आप पेपर पर उतारिए। पेपर पर लिखिए कि आज डेली रूटीन में क्या क्या हुआ है। ये सब कुछ उठने से लेकर तो जो जो हुआ है वो सब कुछ लिखिए, जिससे आपको पता चलेगा कितना वक्त आपने बर्बाद किया, कितना वक्त आपका खराब गया, कितना वक्त आपने यूटिलाइज किया। और अगर आपका ज़्यादा वक्त खराब हो रहा है रेदर देन यूटिलाइजेशन, तो फिर आपको डेली रूटीन चेंज करने की ज़रूरत है। आइए यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंट्री है, कंट्री कौन सी है आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है एंड देन वीडियो को रिज्यूम करना है। सभी पार्टिसिपेट कीजिए, इससे आपका फायदा होगा। अब यहाँ पर आपके लिए एक माइंड स्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है अभी के अभी। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज सिल्वर इकोनॉमी। सिल्वर इकोनॉमी क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। आप अगर नहीं पता है तो सर्च करके लिखिए, कुछ भी करके लिखिए, लेकिन लिखिए, क्योंकि सिल्वर इकोनॉमी जो है आज के इस लेक्चर में हम इसके बारे में देखने भी वाले हैं। क्योंकि पीआईबी जो है उसमें आज पूछा गया है। आज वैसे भी जो पावर कट है वो हुआ था, इसके वजह से जो लेक्चर है वो थोड़ा डिले हो गया, आज शाम को आ रहा है। अब शाम को आ रहा है तो बहुत सारे जो पीआईबी है वो भी यहाँ पर रिलीज़ हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि वो भी इसमें इंक्लूड कर ही देता हूँ। तो वो भी मैंने इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो आज सिल्वर इकोनॉमी के बारे में भी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में उससे पहले बताना है कि आपको इसके बारे में क्या क्या पता है, ठीक है। एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज लाए जाते हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिला सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, अब तो मेडिवल हिस्ट्री भी आ गया है, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब जीएस 1 2 3 4 सभी आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी रिजनेबल प्राइजेस पर है। बाकी जगहों पर जितना आपको एक महीने का देना पड़ता है उससे भी कम में आप एक साल का कोर्स जो है वो एंजॉय कर सकते हो। तो इससे डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। तो आइए यहाँ पर हम जो 5 जून का न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो देखते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों को ही साथ में देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस जो उस पर नज़र डाल देते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में हमें कुछ एडिटोरियल देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोवेवैक्स, इसके बारे कॉर्बेवैक्स जो है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये जो है ये वैक्सीन क्या है, कैसे अलग है जो हमें बाकी वैक्सीन देखने को मिलती है उसके मुकाबले, तो ये सभी यहाँ पर बात बोली गई है, इससे हम देखेंगे। और बाकी अलग अलग टाइप की जो वैक्सीन होती है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर उसे भी कवर करेंगे। देन यहाँ पर डेल्टा वेरिएंट जो है इसके काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जो चीज़ें हैं वो बाहर निकल कर आ रही है, तो क्या कंसर्न है इसके रिगार्डिंग वो भी हम आज देखेंगे। ये अगर हम देखते हैं तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट एडिटोरियल पेज पर जाते हैं तो यहाँ पर लेसन्स फ्रॉम एन अबाउट टर्न। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे चाइना जो है उसके बारे में यहाँ पर हो रहा है। चाइना ने यहाँ पर 3 चाइल्ड पॉलिसी जो है वो लेकर आए हैं। तो 3 चाइल्ड पॉलिसी क्या है, 1 चाइल्ड पॉलिसी क्या थी, 2 चाइल्ड पॉलिसी क्या थी, उसके क्या परिणाम हुए हैं, उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो जो है ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। 3 चाइल्ड पॉलिसी बाय मयूर मोगरे, ऐसा अगर आप डाल दोगे तो अपने आप आपको यूट्यूब पर वो वीडियो दिख जाएगा। तो इसलिए आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। देन यहाँ पर 1 नेशन 1 इलेक्शन जो उसके बारे में बात की जा रही है। अब देखिए ये वाला जो टॉपिक है ना, साइमल्टेनियस इलेक्शन, इसे हम काफ़ी डिटेल में आज कवर करेंगे, ठीक है। मतलब इसमें आपको बाकी फिर और कोई भी सोर्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कितनी बार एडिटोरियल आने दो, साइमल्टेनियस इलेक्शन पर कोई पॉइंट्स ऐड या सब्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधा आपको साइमल्टेनियस इलेक्शन पर क्वेश्चन आता है तो यही सारे पॉइंट जो है वो उतार कर यहाँ पर वोमिट कर देना है, ठीक है। तो ये आज हमें देखने को मिलेगा। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट आइडियाज़ पेज पर जाते हैं तो आज इस पर कोई भी एक भी एडिटोरियल जो है वो काम का नहीं है। देखिए सैटरडे होता है तो सैटरडे को ऑलरेडी काफ़ी कम एडिटोरियल काम किया होता है, लेकिन इस बार का जो सैटरडे है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए आज के एडिटोरियल जो हम देखने वाले हैं ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, इसलिए स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं द हिंदू की, तो द हिंदू में अगर हम देखें तो ये वाला जो एडिटोरियल है इसमें हमें ये वाला एडिटोरियल काम का है, सेविंग बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिंग अर्थ फ्यूचर, ठीक है। तो इसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे।
ये अगर हम देखते हैं तो अगेन ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ पर वही सब के बारे में बात कीजिए। घिसी पिटी बातें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें तो इसी में कवर हो रही है, लेकिन बाकी घिसी पिटी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ये हम नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं तो इसमें ये वाला पूरा एडिटोरियल एक ही एडिटोरियल है, ये बिल्कुल भी काम का नहीं है। तो सैटरडे को मोस्टली द हिंदू जो है उसमें कुछ काम के एडिटोरियल हमें देखने को मिलते हैं नहीं, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ जो PIB है उसकी भी एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके एडिटोरियल्स को कवर करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं कॉर्बेवैक्स के बारे में। अब देखिए यहाँ पर जो कॉर्बेवैक्स है ये कैसे अलग है हमारे जो बाकी वैक्सीन है उसके मुकाबले, तो ये यहाँ पर हम जानने की कोशिश करने वाले हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन जो होती है उसको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। अब सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। तो इंडिया ने क्या किया है, यहाँ पर एडवांस ऑर्डर प्लेस कर दिया है 3 मिलियन डोजेस कॉर्बेवैक्स के। तो यहाँ पर 300 मिलियन डोजेस जो है कॉर्बेवैक्स के वो यहाँ पर इंडिया ने ऑलरेडी प्लेस कर दिया, उसका ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दिया है। अब कहाँ से किया है, हवा में किया है क्या? ये जो है हैदराबाद बेस्ड कंपनी है बायोलॉजिकल ई, इसके साथ यहाँ पर किया है। अब बायोलॉजिकल ई क्या है इसको भी हम इन दी एंड जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ गया है, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। कॉर्बेवैक्स ये काम कैसे करता है, क्या है ये? सबसे पहले तो ये वैक्सीन है, ठीक है, जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो है। ये काम कैसे करता है, तो देखिए अलग अलग टाइप की वैक्सीन के बारे में आपको पता रहना चाहिए। वैक्सीन में होता क्या है, वैक्सीन होती है कि जो भी आपको वायरस हो उससे प्रिवेंट करना, इन्फेक्शन हो उससे प्रिवेंट करना, उसके लिए वैक्सीन जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब कैसे, तो देखिए उसके पहले आपको एंटीबॉडीज जो है वो समझना ज़रूरी है। एंटीबॉडीज़ क्या होती है, कोई भी अगर वायरस हमारे शरीर में एंटर करता है, ठीक है, हमारा शरीर है, हमारे शरीर में अगर कोई भी वायरस एंटर करता है तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती है। एंटीबॉडीज़ जैसे कि हमारे देश में अगर कोई भी आतंकवादी घुसने की कोशिश करता है तो हमारे देश में जो हमारे सैनिक है वो एकदम अग्रेसर हो जाते हैं और वो उन टेररिस्ट को मार भगाते हैं। अब यहाँ पर हमारे शरीर में जो हमारे सोल्जर्स है वही होते हैं एंटीबॉडीज, और जो बाहर से वायरस आ रहा है वो होता है टेररिस्ट, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हमारे शरीर में जो टेररिस्ट है उसने अटैक किया, मतलब वायरस ने अटैक किया। हमारे शरीर में क्या होता है, ये जो सैनिक है ये तब क्रिएट होते हैं उस वायरस को, उस टेररिस्ट को भगाने के लिए। जिस तरीके का टेररिस्ट रहेगा उसी तरीके के सोल्जर जो है वो यहाँ पर पैदा हो जाएंगे। समझ रहे हो आप, जिस तरीके का टेररिस्ट है उसी तरीके के सोल्जर्स पैदा हो जाएंगे जिस तरीके से वो टेररिस्ट को मार भगा सके, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एंटीबॉडीज। अब कोरोना की जब हम बात करते हैं तो कोरोना से लड़ने के लिए देखिए हमारे शरीर में अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग एंटीबॉडीज बनते रहते हैं। जैसे मुझे डेंगू हुआ तो डेंगू से लड़ने के लिए अब मेरे शरीर में जो सोल्जर्स है वो तैयार है। तो एक बार अगर ये एंटीबॉडी बन जाते हैं, जो वायरस ने हमें इन्फेक्ट किया एक बार एंटीबॉडीज बन जाते हैं, तो अगेन ये वायरस अगर इन्फेक्ट करने की कोशिश करे तो जो सोल्जर्स है ऑलरेडी तैनात है। जैसे मुझे डेंगू हुआ था तो डेंगू के लिए अब मेरे शरीर में एंटीबॉडीज तैयार है, तो अब जब कभी मुझे डेंगू होने की कोशिश करेगा तो मेरे एंटीबॉडीज जो है मुझे इन्फेक्ट होने भी नहीं देंगे, मेरे शरीर में उस वायरस को घुसने भी नहीं देंगे, मतलब वो जो बीमारी और डिसीज है उसको घुसने ही नहीं देंगे। उसी तरीके से यहाँ पर कोरोना जो है उससे भी लड़ने के लिए एंटीबॉडीज जो है वो तैयार होते हैं, लेकिन कब होंगे, अगर कोई बंदा उस वायरस से इन्फेक्ट हुआ है तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज तैयार हो जाएंगे। अब लेकिन ये अगर इन्फेक्ट होता है कोई बंदा और अगर उसकी एंटीबॉडीज तैयार होने से पहले डेथ हो जाती है तो, है ना, तो इसके लिए वैक्सीन जो है वो लाई जाती है कि जिससे कि हमारे शरीर में पहले ही वो वायरस एंटर करने से पहले ही एंटीबॉडीज जो है वो तैयार हो जाए। अब लेकिन एंटीबॉडीज जो है वो तो तैयार होते हैं जब वायरस अंदर घुसे, हमारे अंदर घुसे, बराबर है। तो इसलिए वैक्सीन जो है उसमें क्या किया जाता है, डाइल्यूट करके जो वायरस है उसी को डाइल्यूट करके हमारे शरीर में डाला जाता है, जिससे कि वायरस जो है हमारी जान ना ले, हमें कोई फर्क ही ना पड़े, लेकिन जो एंटीबॉडीज है हमारे शरीर में वो तैयार हो जाए, जिससे कि जब ओरिजिनल वायरस घुसे तो अपने आप तैयार है। जैसे हमारे सोल्जर जो है, हमारे जवान जो उनको पूरा ये कराते हैं ना कि आप ये इस पर जाओ उस पर जाओ, जो एक्सरसाइजेस कराते हैं, है ना, जिससे कि जब ओरिजिनल जो टेररिस्ट है वो अगर एंटर करे तो हमारे सोल्जर जो है उसके लिए तैयार रहे। उसी तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये होता है वैक्सीन का काम, इस तरीके से वैक्सीन काम करती है। अब यहाँ पर क्या है, ये अगर हम वैक्सीन की बात करते हैं तो ये जो है ये प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। मतलब इसमें क्या है, स्पेसिफिक पार्ट जो है SARS-CoV-2 का उसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब क्या है, पूरा जो कोरोना है इसको अगर डाइल्यूट करके डाला जा रहा है ये एक टाइप की वैक्सीन हो जाएगी, ठीक है, ये एक टाइप की वैक्सीन हो जा रही है कि पूरा वायरस जो उसको डाइल्यूट करके डाला जा रहा है। लेकिन समझ लीजिए इसका अगर छोटा सा पार्ट है उसको अगर हमारे शरीर में इंड्यूस किया जा रहा है तो उस पार्ट के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगे, तो वही ये वैक्सीन है जो अभी हमें देखने को मिल रही है। इसमें क्या है, स्पाइक प्रोटीन जो होता है वायरस सरफेस पर
ये जो है ये आपको स्पाइक प्रोटीन नजर आता है, ठीक है, ये जो है स्पाइक प्रोटीन आपको नजर आता है। ये स्पाइक प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर में जो एंटीसेप्टर है, ठीक है, उसके साथ अटैच होता है। मतलब समझ लीजिए यहाँ पर हमारे शरीर में ये वाला जो है ये इस तरीके का एक पोर्शन है, ठीक है, ये वायरस जो है इसके स्पाइक प्रोटीन इस तरीके से निकले हुए, जब इसमें अटैच हो जाएगा, जब ये फिट बैठ जाएगा, तो हमारा शरीर जो है हाँ बोलेगा कि हमारे सेल बोलेंगे हाँ ये तो ऑथेंटिक है, इसको अंदर आने दो। तो इस तरीके से हमारा जो ये है जो कोरोना है ये हमारे शरीर में आ जाता है, देन खुद को रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब सोचिए कि यहाँ पर जो हमारे शरीर में ये रिसेप्टर है, अगर ये स्पाइक जो है वो हो ही ना, सिर्फ ये अंडा हो, तो ये घुस पाएगा क्या, नहीं घुस पाएगा, है ना। तो इसको स्पाइक प्रोटीन जो है वो रहना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या होता है, स्पाइक प्रोटीन में एंटीबॉडीज क्या करते हैं, एंटीबॉडीज यहाँ पर इसको ब्लॉक कर देते हैं। समझ लीजिए ये है ना, ये इसको अटैच ही ना हो पाए, इस तरीके से इसको जो है वो बना देते हैं, समझ रहे हो। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर स्पाइक प्रोटीन जो उसका इस्तेमाल किया जाता है इस वैक्सीन में, जिससे क्या होगा, इस स्पाइक प्रोटीन के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगे। धड़ 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 स्पाइक प्रोटीन जो उसको तहस नहस कर दो। जो हमारे सैनिटाइजर होता है वो क्या करता है, स्पाइक प्रोटीन जो उसको हटा देता है, मतलब इसको पूरा अंडा बना देता है, ये जिससे इस पर अटैच ही ना हो सके और ये हमारे शरीर में एंटर ही ना हो सके, समझ रहे हो। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। स्पाइक प्रोटीन क्या करता है, यहाँ पर अलाउ करता है वायरस को कि हमारे सेल जो है बॉडीज में उसमें एंटर करे और अपने आप को रेप्लिकेट करे और जिससे डिसीज हमारा हो जाए। प्रोटीन जो है ये अलोन इज गिवन टू द बॉडी। इस वायरस में क्या होता है, प्रोटीन ही हमारे शरीर में डाला जाता है, ठीक है। अब ये हमारे शरीर को हार्मफुल तो नहीं रहेगा, है ना, लेकिन क्योंकि बाकी वायरस जो है वो तो एब्सेंट है, मतलब समझ लो कि सिर्फ जो प्रोटीन है, जो वायरस है उसका हाथ डाला जा रहा है, तो क्या वो हानिकारक रहेगा, नहीं रहेगा, है ना। तो लेकिन बॉडी जो है वो क्या करती है, जैसे ही हमारे शरीर में आ गया तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पर इम्यून रिस्पॉन्स जो डेवलप कर लेती है, एंटीबॉडीज जो है वो डेवलप कर लेती है। ये जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है डेकेड से हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के लिए भी, तो ऐसा नहीं है पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसा अगर आपको पूछा जाए तो नहीं, ये पहली बार इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, ठीक है। अब ये अलग कैसे हैं, तो अलग अगर हम देखें तो बाकी इसमें अगर हम देखते हैं तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो है वो हमें देखने को मिलती है, जिसमें किल्ड पार्टिकल जो है SARS-CoV-2 वायरस के उड़ा जाए, मतलब पूरा जो कोरोना वायरस है वो हमारे शरीर में डाला जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसको इनएक्टिवेट करके उसको मार के डाला जा रहा है, जिससे क्या है कि वो हमारे शरीर में ऐसे गुदगुद गुदगुद करके आता है, अधमरा रहता है बेचारा, उसको समझ में नहीं आता हो क्या रहा, उससे पहले हमारे शरीर में एंटीबॉडी डेवलप हो धाड़ 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 उसको मार डालते हैं, ठीक है। ऑन दी अदर एंड जो कॉर्बेवैक्स है ये यहाँ पर सिर्फ स्पाइक प्रोटीन जो उस पर टारगेट करता है, मतलब कोरोना को नहीं डाला जा रहा है, सिर्फ स्पाइक प्रोटीन जो उसको यहाँ पर अंदर डाला जा रहा है, ठीक है। बाकी कोविड-19 वैक्सीन अगर हम देखते हैं तो ये 2 डोजेस में ही उसी तरह हमें देखने को मिलती है और ये चीपेस्ट अवेलेबल रहेगी, ऐसा भी यहाँ पर बोला जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर बायोलॉजिकल ई के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बायोलॉजिकल ई जो है मैन्युफैक्चरर है कॉर्बेवैक्स का, और हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में फाउंड किया गया था DV.K. राजू 1953 में, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पूछी जा सकती है। 7 WHO प्री क्वालिफाइड शॉट्स इसके पास है, जिसमें 5-in-1 वैक्सीन जो है डिप्थेरिया, टिटेनस, ये हेपेटाइटिस बी, ये सब के लिए भी अवेलेबल है, और वैक्सीन सप्लाई ओवर 100 कंट्रीज जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पर अदर टाइप ऑफ वैक्सीन अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जो है वो देखने को मिलती है। इसमें अगर हम देखते हैं तो वीकेंड किया हुआ जर्म जो है वो हमारे शरीर में डाला जाता है, जो डिसीज कर रहा है, जैसे कोरोना वायरस है उसको वीक करके हमारे शरीर में डाला जाता है, जिससे क्या होगा, एंटीबॉडीज जो है वो डेवलप हो जाएगी, हमारे शरीर को हार्म भी नहीं करेगा, जिससे कि ओरिजिनल जब वायरस हमारे शरीर में एंटर करेगा हमारे शरीर में ऑलरेडी एंटीबॉडीज जो है वो डेवलप रहेंगे, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोवाइड करता है, और वीक इम्यून सिस्टम जो जिनके होती है उनको ये नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि अगर वीक है तो यहाँ पर वीक वायरस भी उनको मार सकता है, ठीक है। तो कई सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट ये हमें देखने को मिलता है, स्पेसिफिक पीस ऑफ जर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे प्रोटीन, शुगर, है ना, इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड देन आता है टॉक्सोइड वैक्सीन। ये अगर हम देखते हैं तो इसमें टॉक्सिन जो यहाँ पर जर्म से बना हुआ है, जो डिसीज कॉज करता है, वो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 3 टाइप होते हैं जो आपको पता रहना जरूरी है। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं डेल्टा वेरिएंट। जो डेल्टा वेरिएंट है आपको सभी को पता होगा, काफ़ी बोल बच्चन जो है यूट्यूब पर हुआ है इससे रिलेटेड कि अलग अलग जो वेरिएंट है उनको अलग अलग नाम दिया गया। इंडियन वेरिएंट जो उसको डेल्टा नाम जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पर डेल्टा वेरिएंट जो है ये कंसर्न का मुद्दा क्यों है, यहाँ पर इसी के बारे में बात की जा रही है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं मल्टीपल SARS-CoV-2 वेरिएंट हमें देखने को मिल रहे हैं जो सर्कुलेट हो रहे हैं। अब अलग अलग कंट्री के नाम पर देने के बजाय इंडियन वेरिएंट, सिंगापुर वेरिएंट, UK वेरिएंट, इसके बजाय अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। इंडिया को डेल्टा वेरिएंट, अल्फा वेरिएंट, इस तरीके से अलग अलग। इसमें से B.1.617 लीनिएज ये डिटेक्ट किया गया इंडिया में।
इसको डेल्टा वेरिएंट जो है वो कहा जा रहा है ना। फर्स्ट डिटेक्ट किया गया था इंडिया में और ये ज़्यादा डोमिनेंट है यूके में, इसीलिए इसको कंसर्न का मुद्दा जो है बनाया जा रहा है, क्योंकि यूके जो है उसमें उनके वेरिएंट से ज़्यादा इंडिया का वेरिएंट जो है वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें डेल्टा वेरिएंट जो है ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है अगर हम बाकी वेरिएंट्स देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो उसने बोला है कि यहाँ पर लेबल डेल्टा एज वेरिएंट ऑफ कंसर्न, तो इसको VOC जो है उसमें भी डाला गया है। मतलब कोई अगर वेरिएंट है वो अगर ज़्यादा फैल रहा है, अगर वो हानिकारक है, तो उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न में डाला जाता है और डेल्टा को वहाँ पर डाला गया है। मतलब हॉस्पिटलाइजेशन उसका रिस्क यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड यहाँ पर वैक्सीन इफेक्टिवनेस जो है वो भी यहाँ पर रिड्यूस होती हुई हमें देखने को मिल रही है कंपेयर टू अल्फा। मतलब अल्फा में ज़्यादा इफेक्टिवनेस है वैक्सीन का, लेकिन वही अगर डेल्टा देखते हैं तो उसमें इफेक्टिवनेस भी हमें कम देखने को मिल रही है वैक्सीन की। तो ये चीज़ हमें देखने को, इसलिए इसको डाला गया। इससे ज़्यादा आपको समझने की, याद रखने की या फुकट में 10-15 मिनट इस पर खर्च करने की जरूरत भी नहीं है। आइए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, वो है वन नेशन वन इलेक्शन। देखिए यूपीएससी में इस पर क्वेश्चन जो है वो भी पूछा गया है। इससे टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स की बात करते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूसली न्यूज़ में रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात करेंगे। ये इसका मतलब क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है, और क्या हम इसका वे फॉरवर्ड निकाल सकते हैं, जिससे कि अगर आपको मेंस में कैसा भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसका जवाब दे पाओगे। तो आइए बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। सबसे पहले तो वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, व्हाट इज़ वन नेशन वन इलेक्शन। तो देखिए इलेक्शन की यहाँ पर बात हो रही है। इलेक्शन है ना, इलेक्शन जो अलग अलग कंडक्ट किए जाते हैं, वो इलेक्शन लोकसभा के होते हैं, वो इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं, इलेक्शन पंचायती राज के होते हैं। अलग अलग इलेक्शन जो है हमारे देश में कंडक्ट किए जाते हैं। क्या सभी इलेक्शन सेम टाइम पर होते हैं? जी नहीं। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इलेक्शन हालांकि सभी मतलब मोस्टली 5-5 साल में देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी ये साथ में नहीं होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हो जाएंगे, उसके बाद लोकसभा के इलेक्शंस हमें देखने को मिलेंगे, देन अलग लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन देखने को मिलेंगे, देन अलग स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन देखने को मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर इलेक्शंस जो है लोकसभा, स्टेट असेंबलीज, इनके साथ में इलेक्शन करवाना, मतलब हमारे यहाँ पर टोटल 28 राज्य जो है वो देखने को मिलते हैं, है ना। उसमें से कुछ ऐसे यूनियन टेरिटरी जो टोटल 8 देखने को मिलती है, उसमें से कुछ यूनियन टेरिटरी ऐसे 3 स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊँ, उसमें से दिल्ली है, पुदुचेरी है एंड जम्मू एंड कश्मीर है, जहाँ पर हमें लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलती है। अब समझिए कि यहाँ पर जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज है प्लस जो लोकसभा है, वहाँ पर अगर एक साथ इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाए वंस इन अ 5 ईयर्स, तो उसे हम कहेंगे साइमल्टेनियस इलेक्शन। उसे क्या हम कहेंगे? साइमल्टेनियस इलेक्शन। अब साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या अभी तक कभी कर ही नहीं गए हैं? बिल्कुल किए गए हैं। स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद से जब इलेक्शन शुरू हुए तो सभी राज्यों में और लोकसभा इलेक्शन ये साथ में ही हमें देखने को मिले। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है ये इंडिया में 1967 तक हेल्ड किए गए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो इंस्टेबिलिटी है वो हमें देखने को मिली और जो इलेक्शन है वो डिसरप्ट होने लगे, प्री मैच्योर डिसोल्यूशन होने लगे। मतलब 5 साल थे उससे पहले की कोलैबोरेशन की सरकार बनने लगी, जिसके से 5 साल होने के पहले ही जो सरकारें हैं वो गिरने लगी, और उसकी वजह से जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है उनकी यहाँ पर संखली खत्म हो गई। इलेक्शन जो है लोकल गवर्नमेंट जैसे पंचायत हो गए, म्यूनसिपालिटीज़ हो गए, उनके यहाँ पर साइमल्टेनियस इलेक्शन में हम इंक्लूड नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ हम 2 इंक्लूड कर रहे हैं, है ना। जो पंचायती राज है उनको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूज नंबर्स काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। अगर उनको भी हम इंक्लूड कर लेंगे फिर तो हो ही गया कि इसका हुआ कि नहीं उसका हुआ, इतने सारे हैं। और स्टेट लिस्ट जो उसमें हमें उसका कंसर्न देखने को मिलता है, इसलिए वो स्टेट जो है वो अपना देखते बैठेगी। ठीक है, इसके हम यहाँ पर मेरिट देखते हैं, क्या क्या फायदे हमें साइमल्टेनियस इलेक्शन की वजह से देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंट इलेक्शन जो है ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन हमारे देश पर लेकर आता है ना। कि मतलब समझ लो कि अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा वहाँ पर हो जाता है, क्योंकि उतनी मशीनरीज लेकर आओ, उतने वहाँ पर बूथ बनाओ, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती है फिर उसके बाद गिनने के लिए, मतलब समझ लो बहुत ज़्यादा पैसा जो उसमें खर्च हो जाता है। दूसरी चीज़ यह है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू किया जाता है, आचार संहिता लागू की जाती है। अब आचार संहिता लागू करने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर सरकार पॉलिसी पैरालिसिस हो जाती है, मतलब कोई भी नई पॉलिसी नहीं ला सकती है ना। गवर्नेंस डेफिसिट हो जाता है, क्योंकि नई जो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी बोलिए, वेलफेयर स्कीम्स बोलिए, कोई भी वहाँ पर सरकार जो है लागू नहीं कर सकती है। अब सोचिए अलग अलग राज्यों में अगर इस तरीके से होता रहेगा तो फिर क्या होगा, उस टाइम तक यहाँ पर जो सरकारें हैं वो कुछ वेलफेयर मेजर्स ला नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो मतलब इकोनॉमी है वो वहाँ पर हैम्पर हो सकती है। दूसरा अगर हम देखें गवर्नेंस, देखिए फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको ये लगता है कि नहीं यार हमें जीतना है,
है ना, मतलब जिनकी सरकार रहेगी, जिनकी सेंटर में सरकार रहेगी, उनको ये लगा नहीं हमको जीतना है, हमको जीतना है, हमको जीतना है। उसकी वजह से क्या होगा, जो सेंटर में उनको जो कामकाज करने हैं उस पर से उनका ध्यान हट जाएगा और जो इलेक्शन जीतना है उसमें चला जाएगा। जैसे हमें रिसेंट टाइम में देखने को मिला है, वेस्ट बंगाल बोलिए, है ना, हर जगह वहाँ पर बड़ी बड़ी रैलीज जो है वो की गई। बड़ी बड़ी रैलीज के चलते क्या हुआ कि वहाँ पर जो कोरोना है उसकी भी वजह से यहाँ पर वो रहने के बावजूद इतने सारे लोग जो है वो हमें देखने को मिले। मतलब मेन मुद्दा हमारा क्या था कि यहाँ पर जो भीड़ है वो इकट्ठा ना हो, लेकिन इलेक्शंस होने की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर भीड़ जो है उसकी परवाह नहीं की गई, है ना। साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है यहाँ पर अलाउ करते हैं गवर्नमेंट को कि वो 5 साल जो है वो यहाँ पर गवर्नेंस प्रोवाइड करे, लेकिन 5 साल जो है वो यहाँ पर नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। और बीच बीच में अलग अलग राज्यों के इलेक्शंस होते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ की रैलीज करो, मतलब समझ लो ना वहाँ पर 2 महीने जो इनइफेक्टिव तरीके से चल जाते हैं गवर्नेंस के। और 2 महीने इनइफेक्टिव तरीके से जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। उसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो लेजिस्लेटिव इफिशियंसी। अब देखिए फ्रीक्वेंट इलेक्शन जो है हर पॉलिटिकल पार्टी को लेजिस्लेटिव असेंबली में या पार्लियामेंट में स्पॉटलाइट जो है वो लेने की कोशिश करेगी। इसकी वजह से क्या होगा, जो लेजिस्लेटिव उसकी भी इफिशियंसी जो है वो हमें खासी देखने को नहीं मिलेगी। देन उसी के साथ साथ जो एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें, फ्रीक्वेंट इलेक्शन जो है ह्यूज एक्सपेंडिचर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स पर लेकर जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो खर्च कर देती है ना। सोचो अगर एक ही बार इलेक्शन हो तो सारा पैसा जो है उसी इलेक्शन में इस्तेमाल कर दिया जाएगा, लेकिन अलग अलग इलेक्शन हो तो इसके लिए अलग पैसा खर्च हो रहा है, इसके लिए अलग हो रहा है, इसके लिए अलग हो रहा है, इसके लिए अलग। तो यहाँ पर जो है प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसी के इंडिविजुअल कैंडिडेट जो है उनके बहुत ज़्यादा पैसे यहाँ पर खर्च हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। जैसे कि समझ लो कि अगर अलग अलग एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, यहाँ पर समझ लो कि अगर आईएएस की अलग एग्ज़ाम होती है, आईपीएस की अलग एग्ज़ाम होती है, आईआरएस की अलग एग्ज़ाम होती है, ठीक है, हर एक से अगर 100 रुपये फॉर्म के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर उस तरीके से फॉर्म जो है फिलअप किए जाएंगे। लेकिन अगर कंबाइंड ले रहे हैं और एक ही फॉर्म के 100 रुपये जो है वो यहाँ पर चार्ज किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर पैसा जो है वो तो कम पड़ रहा है ना। एंड ह्यूज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो भी लग जाएगी। जैसे अलग अलग एग्जाम ले रहे हैं तो हर बार अलग अलग रोल नंबर जो है वो प्रोवाइड करो, हर बार अलग अलग क्लासरूम जो है वहाँ पर लेकर आओ। एक ही कर रहे हैं तो एक ही क्लासरूम में एक ही तरीके से यहाँ पर सब कुछ हो जाएगा। तो इतना इफिशिएंटली यहाँ पर काम हो सकता है एक साथ अगर इलेक्शंस लेते हैं। एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, एजुकेशन पर क्या होता है, देखिए क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो उनकी खुद की आर्मी नहीं है ना, वो यहाँ पर क्या करती है, अलग अलग जो लोग होते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स उनको डेपुटेशन पर यहाँ पर लेकर आती है। तो क्या है, यहाँ पर जो ह्यूज नंबर ऑफ टीचर्स है उनको भी यहाँ पर इलेक्ट्रल प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाता है, जिससे कि एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा हैम्पर होता है। देन इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस अगर हम देखते हैं, साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है सक्सेसफुली हेल्ड किए जा रहे हैं साउथ अफ्रीका में, स्वीडन में। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ यार साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो भी यहाँ पर अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम डीमेरिट्स की बात करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें हमें देखने को मिलता है सबसे पहले तो हिस्ट्री फैक्टर। देखिए साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है ये मैंडेट नहीं किए गए हमारे संविधान में। हमारे संविधान ने नहीं बोला है कि आप साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वही कंडक्ट कराओ, है ना। ये हिस्टोरिकल कोइंसिडेंस के तहत हमें देखने को मिला था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी इनिशियल टाइम में अगर देखा जाए, फिर उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई तो उसकी वजह से जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है वो कंडक्ट होना बंद हो गए थे। देन कॉस्ट फैक्टर अगर हम देखते हैं, जो कॉस्ट बताई जा रही है कि बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, लेकिन हमें ये देखने को मिलता है इलेक्शन एक्सपेंडिचर जो इंडिया में ओवरऑल टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर के मुकाबले सिर्फ 0.05% है। तो ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है ये तो। लेकिन एक बात ये भी है कि ऑथेंटिक वाली फिगर हो गई, ब्लैक मनी तो कितना ज़्यादा इसमें वेस्ट किया जाता है ना। तो कॉस्ट फैक्टर भी हमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिफॉर्म जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत यहाँ पर रिफॉर्म जो है वो नहीं किए जा सकते हैं, रुक जाते हैं। तो इसलिए आप रिफॉर्म जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में करो ना, रेदर देन इलेक्ट्रल साइकिल में कोई भी चेंजेस करने के। देन गवर्नेंस इशू की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, नो इलेक्शन इन द इंटरमीडिएट टाइम पीरियड, है ना। कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे गवर्नेंस करने में। मतलब समझ लो कि एक बार इलेक्शन हो गए, अब सबको पता है कि 5 साल के बाद ही इलेक्शन होने हैं, है ना। तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, 4 साल तक आराम करेंगे, फिर आखिरी के 1 साल जो है वहाँ पर वो तत्पर हो जाएंगे कि हाँ हम देखो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब 4 साल इनइफेक्टिवनेस में चल जाएंगे। इससे बेटर यहाँ पर अगर अलग अलग इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, समझ लो 1 साल में अगर ये स्टेट में हो रहा है, 1 साल में ये स्टेट में हो रहा है, तो कंटिन्यू वो काम करते रहेंगे। ये स्टेट में बताएंगे ये हमने ये साल में ये काम किया, ये साल में ये, मतलब कंटिन्यूसली गवर्नेंस जो है यहाँ पर चलता रहेगा। फ्रीक्वेंट इलेक्शन जो है ये चेक एंड बैलेंस का यहाँ पर काम करेंगे। देन कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस, अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर सीएम जो है वो यहाँ पर प्रेसिडेंट को या गवर्नर को एडवाइस कर सकते हैं डिसॉल्व करने के लिए, या फिर 5 साल जो है किसी भी, मतलब समझ लो यहाँ पर लोकसभा एंड बाकी स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस हुए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, महाराष्ट्र है, ठीक है, वहाँ पर अगर समझ लो कि सरकार जो है वो गिर गई,
तब ऐसे सिनारियों में तो हमें बोला गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 6 महीने के अंदर अंदर वहाँ पर इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। तो 6 महीने के अंदर फिर से इलेक्शन करवाएंगे, फिर और 5 साल वहाँ पर इलेक्शन रहेंगे। तो अब ऐसे सिनारियों में क्या कर सकते हैं, है ना। तो अब ऐसे सिनारियों में क्या करेंगे, तो इसमें हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो लाना पड़ेगा। तो उसका एक तर्क ये भी बताया जाता है कि समझ लो कि अगर यहाँ पर कोई सरकार आई, 1 साल बाद अगर वो गिर जाती है, ठीक है, तो नई सरकार जो आएगी वो आगे 4 साल के लिए ही रहेगी। मतलब समझ लो 5 साल तक यहाँ पर पूरा सरकार जो है वो रहेगी, एंड देन अगेन इलेक्शन जो है हमें देखने को मिलेंगे। तो ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। रिसोर्स इंटेंसिव, यहाँ पर हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लगी। एक साथ अगर सभी का करा रहे हैं तो सोचे ना कितनी ज़्यादा मशीन लगेगी, कितने सारे वीवीपैट लगेंगे, है ना। तो ये चीज़ हमें देखनी होगा। उसी के साथ ये भी क्रिटिसिज्म इसमें किया जाता है कि क्या होता है, देखिए 2014 की अगर हम बात करते हैं तो मोदी वेव हमें देखने को मिली थी। तो क्या है, सेंटर में अगर कोई बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल लीडर आ जाता है, बहुत ही मतलब रिनाउंड, या फिर बोलिए कि उसकी तरफ सारी ऑडियंस अट्रैक्टेड है, तो उसमें क्या होता है, उसमें हो सकता है कि भावनाओं में आकर सभी राज्यों में उन्हीं की सरकार आ जाए, है ना। लेकिन बाद में क्या होता है कि अगर यहाँ पर अलग अलग राज्यों में हो रही है तो लोगों को यहाँ पर पता रहता है, नहीं यार ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो उससे क्या होता है, उससे यहाँ पर चेक एंड बैलेंस रहता है। तो ये भी क्रिटिसिज्म जो इसका किया जाता है साइमल्टेनियस इलेक्शन का। तो वे फॉरवर्ड यहाँ पर क्या हो सकता है, तो वे फॉरवर्ड में हमें देखने को मिलता है जर्मन सिस्टम में अपोजिट पार्टी लीडर जो होता है। देखिए क्या है, हमारा हमारा प्रॉब्लम ये है कि अगर 5 साल के लिए सरकार चुनकर आती है, एक ही साल में अगर कोalition की सरकार जो है वो गिर जाती है, तो ऐसे सिनारियों में क्या होगा। तो ऐसे सिनारियों में हमें जर्मन में देखने को मिलता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, कॉन्फिडेंस मोशन दोनों साथ में लाए जाते हैं, है ना। नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब कि इनके पास लोग उतने नहीं है, एंड कॉन्फिडेंस मोशन कि हमारे पास इतने लोग हैं, ये साथ में लाया जाता है। जिसके तहत क्या है, नया लीडर जो है तभी के तभी हमें देखने को मिल जाता है। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी कार्यकाल जो है वो खराब नहीं होता है, आने वाले पूरे टाइम में वही सरकार जो हमें देखने को मिलती है। प्री मैच्योर डिसोल्यूशन जो उसको अवॉइड किया जा सकता है। साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है यहाँ पर उन स्टेट असेंबलीज में होने चाहिए जो अपना टेन्योर साथ में कंप्लीट कर रही हो। ऐसा मतलब थोपना नहीं चाहिए कि सभी राज्यों ने एक साथ ही करना है ना, ये नहीं होना चाहिए। देन उसी के साथ यहाँ पर इलेक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने के लिए बाकी भी अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि स्टेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शंस, है ना, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ट्रांसपेरेंसी पॉलिटिकल फंडिंग में। इससे भी अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने बोला है ज़्यादा पैसे खर्च मत करो, तो बस इनको हमें क्या करना है, उसको हमें प्रॉपर तरीके से इफेक्टिवली मेजर करना है कि उतना ही पैसा खर्च हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में सारे पॉइंट जो है मिल गए, इसके बाहर आपको कोई भी जानने की जरूरत नहीं है। आइए यहाँ पर पीआईबी की एक न्यूज़ देख लेते हैं, जिसमें हम सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन इनिशिएटिव यहाँ पर लाया गया। अब ये क्या है, देखिए न्यूज़ में क्यों है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वर्चुअली उन्होंने SAGE लॉन्च किया है, जो अभी हमने देखा है एल्डरली लोगों के लिए। यहाँ पर 100 करोड़ जो है वो दिए जा रहे हैं असाइन फॉर प्रमोशन ऑफ सिल्वर इकोनॉमी। अब आते हैं यहाँ पर सिल्वर इकोनॉमी क्या है। तो सिल्वर इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि ऐसे सिस्टम है जिसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन जो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही है, जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जो कंज्यूम हो रही है, ये एम की जाती है कि यहाँ पर जो ओल्डर है, जो एजिंग पीपल है, उनके लिए रहेगी। ठीक है, मतलब समझ लो कि एक बाम है, ठीक है, जिसका प्रोडक्शन किया जा रहा है किसके लिए, जो एजिंग लोग हैं उनके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है एजिंग लोगों के लिए, कंजम्पशन जो है वो भी एजेड लोगों के द्वारा ही किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उनका कंजम्पशन, लिविंग एंड हेल्दी नीड्स का यहाँ पर ध्यान रखना। मतलब समझ लो जो प्रोडक्ट्स जो बनाए जा रहे हैं एजेड लोगों के लिए, उसे हम कहते हैं सिल्वर इकोनॉमी। समझ रहे हो, एकदम सिंपल भाषा में अगर समझना है तो इसे हम कहते हैं सिल्वर इकोनॉमी। मेन एलिमेंट जो है वो होता है जेनरॉन टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी पर्टेनिंग टू एजेड पीपल। तो जो ऐसी टेक्नोलॉजी जो एजेड पीपल के लाई जा रही है उसे हम कहते हैं सिल्वर इकोनॉमी। क्लियर है। तो इसमें अगर आप देखोगे सेज जो है ये पोर्टल, ये वन स्टॉप एक्सेस रहेगा एल्डरली क्लियर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए। मतलब एक पोर्टल यहाँ पर बनाया जा रहा है, इस पोर्टल में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एजेड लोगों के लिए रहेगी। ठीक है, ये क्रेडिबल स्टार्टअप्स के द्वारा, ऐसे कोई स्टार्टअप्स होंगे जिनको ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर प्रोडक्ट सिर्फ एल्डरली लोगों के लिए बनाएंगे, तो उनके लिए देखने को मिलता है। इसमें क्या होगा, जो यहाँ पर इंटरेस्टेड है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वो भी यहाँ पर आ सकते हैं, है ना। ये एम करेगा यहाँ पर आइडेंटिफाई करना, इवेल्युएट करना, वेरीफाई करना, एग्रीगेट करना, डिलीवर करना प्रोडक्ट्स को, सोल्यूशन को, सर्विसेज को डायरेक्टली टू द स्टेक होल्डर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री जो है एज अ फैसिलिटेटर यहाँ पर एक्ट करेगी। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। क्लियर है। आइए यहाँ पर बात करते हैं सेविंग बायोडाइवर्सिटी सिक्योरिंग अर्थ फ्यूचर। तो ये हिंदू का एडिटोरियल हमें देखने को मिलता है। कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं, इंडिया की वास्ट एंड रिच बायोडाइवर्सिटी है जो नेशन को यूनिक आइडेंटिटी जो है वो प्रोवाइड करती है ना।
कंट्री जो है वेरिड इकोसिस्टम है, अक्रॉस लैंड, रिवर्स, ओशंस, अलग अलग जगहों पर हमें देखने को मिलते हैं। बायोडाइवर्सिटी आप सभी को पता है क्या है ना? मतलब अलग अलग तरीके के, अलग अलग प्रजातियों के, अलग अलग तरीके के जो प्राणी है, जंतु है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, ह्यूमंस है, वो सब हमें देखने को मिलते हैं। कंट्री जो है होम है नियरली 8% ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, सिर्फ 2.3% ऑफ ग्लोबल लैंड एरिया पर। तो आप समझ सकते हो, और हॉटस्पॉट भी हमारे पर कहीं ज़्यादा देखने को मिलते हैं, है ना? अब यहाँ पर वैल्यू जो है ऑफ फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट जो है ये यहाँ पर हमें सर्विसेज वर्थ मोर देन $1 ट्रिलियन पर ईयर जो है इतना यहाँ पर प्रोवाइड करता है। वैल्यू जो है यहाँ और ज़्यादा ग्रेटर रहती है विद ग्रासलैंड, वेटलैंड्स, फ्रेश वाटर, मरीन, ये सब के साथ। तो अब यहाँ पर हम बात करने वाले कंसर्न्स की। कंसर्न क्या चल रहा है, ये तो हमने देख लिया क्या क्या खासियत है। कंसर्न क्या है प्रेजेंट टाइम में? अगर हम देखते हैं तो बायोडाइवर्सिटी में डिक्लाइनिंग ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। ग्लोबली 7% इनटेक फॉरेस्ट ये लॉस हो रहा है सिंस 2000। ओवर अ मिलियन स्पीसीज जो है ये कंप्लीटली लॉस हो रही है, कंप्लीटली लॉस, मतलब दिखाई ही नहीं दे रही है। अब बराबर है ना, उनके घर को अगर हम तोड़फोड़ करेंगे तो कैसे दिखाई देंगे? क्लाइमेट चेंज और पेंडेमिक जो है उसने यहाँ पर और ज़्यादा इसमें स्ट्रेस में और ज़्यादा जो आग, घी में आग है वो लगाने का काम कर दिया है, घी में आग डालने का काम कर दिया है। सम ऑफ द इश्यूज जो है यहाँ पर आए हैं, जैसे कि इमर्जेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज, लैक ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट चेंज, है ना? ये सारे फैक्टर जो है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग, ये अगर हम देखते हैं तो ये हमें देखें 2018 में प्राइम मिनिस्टर्स साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेटिव एडवाइजरी काउंसिल और इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कंसल्टेशन के साथ एम्बिशियस नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग मिशन जो है यहाँ पर लेकर आए। बेंगलुरु बेस्ड बायोडाइवर्सिटी कोलैबोरेटिव ये काम कर रहा है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जिससे कि यहाँ पर जो रोड मैप्स है मिशन के लिए वो यहाँ पर बनाए जा सके। अब यहाँ पर जो सिग्निफिकेंस है इस मिशन का वो क्या है कि मिशन जो है ऑफर करता है नेचर बेस्ड सोल्यूशन न्यूमरस एनवायरमेंटल चैलेंजेस को। जो भी यहाँ पर एनवायरमेंटल चैलेंजेस हमारे यहाँ पर है उसको एक सोल्यूशन जो है प्रोवाइड करता है, नेचर बेस्ड सोल्यूशन। ठीक है, जो यहाँ पर डिग्रेडेशन हो रहा है रिवर्स का, फॉरेस्ट का, सॉइल का, उसके लिए ऑन गोइंग जो क्लाइमेट चेंज का थ्रेट है उसके लिए यहाँ पर सोल्यूशन प्रोवाइड करता है नेचर बेस्ड सोल्यूशन। साइंटिफिक इनपुट्स स्पेशली यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है, पॉलिसीज़ है, उससे रिलेटेड यहाँ पर लेकर आते हैं। मिशन जो है ये क्या करेगा, ये यहाँ पर साइंस को स्ट्रेंथन करेगा, जिससे कि जो भी हमारी नेचर है, नेचुरल हेरिटेज है, उसको यहाँ पर हम रिस्टोर कर सके, कंजर्व कर सके, है ना? जो बायोडाइवर्सिटी है उसको यहाँ पर डेवलपमेंटल प्रोग्राम में कैसे हम और ज़्यादा अच्छे से एम्बेड कर सकते हैं। सिटीजन एंड पॉलिसी ओरिएंटेड बायोडाइवर्सिटी इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है वो स्टैब्लिश करेगा एंड कैपेसिटी जो है हमारी एनहांस करेगा, जिससे कि हम यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो है उसको हम बेहतर बना सकते हैं। ये अलाउ करेगा इंडिया को एज ए लीडर इमर्ज हो, जो यहाँ पर लिंकेजेस है कंजर्वेशन नेचुरल एसेट यहाँ पर करने के। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो इसमें हमें डिसफंक्शनल रिलेशनशिप जो है नेचर के साथ हमारा, उसको यहाँ पर रिपेयर करना पड़ेगा। जो हम नेचर को यहाँ पर ख़राब करते जा रहे हैं, तोड़फोड़ करते जा रहे हैं, उसको यहाँ पर फिर से रिपेयर करना। वन हेल्थ अप्रोच हमने देखा है कंटेम्प्रेरी टॉपिक में, मैंने ये पूरा का पूरा कवर किया हुआ है कि जो एनिमल्स है ना, जो ह्यूमन है, जो एनवायरमेंट है, तीनों की हेल्थ की यहाँ पर रक्षा की जाए। वन हेल्थ अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच। यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम जो है उसको रीजनोवेट किया जाए, रूरल इकोनॉमी को इंक्रीज किया जाए, है ना? प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया जाए बायोडाइवर्सिटी साइंस के लिए, जिससे क्या होगा कि हम अपने आप यहाँ पर बेटर चीज़ें जो है वो कर पाएंगे। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।